नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस पे। योगेंद्र साहू क्लासेस से ऑफलाइन या ऑनलाइन जुड़ने के लिए कांटेक्ट करिए 8770123687 पर। इस वीडियो सीरीज के माध्यम से CGPSC मेंस का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, तो बने रहिए योगेंद्र साहू क्लासेस में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस। आज यहाँ हम CGPSC मुख्य परीक्षा का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सर्विसेज परीक्षा 3 चरणों में कंप्लीट होता है। पहला प्रारंभिक परीक्षा, जिसे हम प्री कहते हैं। दूसरा स्टेज होता है, दूसरा मेंस, तथा तीसरा होता है इंटरव्यू। ठीक है, तो आज हम जो प्री परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद, पास करने के बाद मेंस का परीक्षा आयोजन होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा जैसा कि आप देख सकते हैं, मुख्य परीक्षा मुख्य परीक्षा में 7 पेपर आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, ये 7 पेपर। ठीक, तो आज मैं आपको एक एक पेपर के बारे में, क्या है उसके अंदर, क्या शामिल है, वो बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। टोटल पहले ये बताती हूँ कि मुख्य परीक्षा में टोटल 1400 मार्क्स का होता है। जो मुख्य परीक्षा है, जिसमें टोटल 7 पेपर होते हैं, तो कुल 1400 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद 150 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, और इस प्रकार आपको 1550 कुल अंक प्राप्त करने होते हैं। तो अभी तक तो जितना देखा गया है प्रारंभिक मुख्य परीक्षा में, मैक्सिमम स्कोर रहा है 850, 880, ऐसा मैक्सिमम स्कोर रहा है। तो जो टॉप करने वाली, जो लास्ट ईयर की टॉपर थी, उनका स्कोर कुछ यही रहा था। ओके, तो अब मैं आपको फर्स्ट पेपर से बताती चलती हूँ। देखिए, पहला पेपर होता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज में कुल 3 प्रकार के लैंग्वेज शामिल किए गए हैं। पहला है हिंदी, दूसरा छत्तीसगढ़ी, तीसरा इंग्लिश। ठीक है, तो हिंदी में हिंदी ये टोटल 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और इन 2 सब्जेक्ट का वेटेज 50-50 मार्क्स का होता है। तो हिंदी इसमें सर्वाधिक स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, तो अगर आप एक मिनट, तो हिंदी सर्वाधिक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हिंदी का बुक अगर आप देखना चाहें कि कौन सा बुक प्रेफर कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं कुछ स्पेसिफिक बुक का नाम मेंशन करती हूँ। जैसे आप मुस्कान पब्लिकेशन के बुक फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मुस्कान पब्लिकेशन जो पटेल ट्यूटोरियल्स का है, टुटेजा ट्यूटोरियल्स, और अदर भी आते हैं, अनेक कोचिंग संस्थानों के बुक्स अवेलेबल होंगे, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। बाकी ये दोनों मुझे बेस्ट लगा था। और तीसरा, अगर ग्रंथ एकेडमी का देखना चाहें, तो एक आता है वासुदेव नंदन प्रसाद। ठीक है, तो इसके बुक फॉलो कर सकते हैं। ये तीनों बुक हिंदी कवर करने के लिए, प्री मेंस दोनों के लिए बेस्ट है, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले हो, दोनों बुक, ये तीनों बुक दोनों मीडियम के लिए काम आ सकते हैं। अब आते हैं सेकंड पेपर पे। ठीक है, सेकंड पेपर है निबंध का। ठीक, तो निबंध ऐसे, ये इसमें कुल 4 निबंध पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें से 2 होता है इंडिया लेवल पे। ठीक, और 2 होते हैं छत्तीसगढ़ लेवल पे। ठीक है, अब निबंध का प्रिपरेशन कैसे किया जाए।
तो इसके लिए किसी स्पेसिफिक बुक को आप फॉलो नहीं कर सकते। इसके लिए आपका जनरल नॉलेज, आपका जीके कितना स्ट्रांग है, आपका करेंट अफेयर्स कितना स्ट्रांग है, आप कितने एक्टिव रहते हैं, ठीक है, वर्तमान जगत में क्या चल रहा है, विश्व में क्या चल रहा है, यहाँ भारत में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, अपने राज्य में क्या चल रहा है, सिर्फ अपने राज्य नहीं, अदर राज्य में अगर कुछ स्पेसिफिक मुद्दा है वहाँ क्या चल रहे हैं। तो इसके लिए आप डेली करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहें, किसी टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करें या डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालें, ठीक है, न्यूज़पेपर, तो ये सारे बहुत काम आएंगे। और सेकंड बात ये है कि निबंध के लिए आप जो महान व्यक्तित्व हैं, है ना, महान व्यक्तित्व जैसे महात्मा गांधी, ठीक है, अपने स्वामी विवेकानंद, ठीक, डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है, ये जो महान व्यक्तित्व हैं और भी बहुत से हैं, तो उन्होंने भारतीय समाज को लेकर, महिलाओं को लेकर कुछ चिंताएं व्यक्त की हैं, कुछ कथन कहे हैं, अभिकथन जारी किए हैं, ठीक है। तो उनके द्वारा कहे गए कोट्स हैं जो मोटिवेशनल कोट्स हैं, है ना, जो समाज से संबंधित है, महिलाओं से संबंधित है, बच्चों से संबंधित है, अधिकारों से संबंधित है, तो उन सब को आप याद करते चलिए या एक कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। जैसे महिलाओं से संबंधित मुद्दे हो गए, उन पर अलग अलग कोट्स हो गए, है ना, और बच्चों से संबंधित, स्टेट से संबंधित, जागरूकता से अधिकारों से, तो ऐसे आप अलग से नोट डाउन करते चलेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और दूसरा, अगर किसी बुक को फॉलो करना चाहते हैं तो हरिराम पटेल सर का निबंध का एक अलग से बुक भी अवेलेबल है, जिसमें ये सारे कोट्स, सारे जितने भी व्यक्तित्व हैं उनके द्वारा कहे गए कोट्स भी फ्रंट के पेजों में दिया गया है, तो उसे आप एक बार फॉलो कर सकते हैं। और निबंध लिखने का तरीका ये होता है कि आप निबंध कुछ तरीक़ों से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे किसी कोट से स्टार्ट हो गया, किसी के कथन से, या किसी मशहूर शायरी से, है ना, तो ऐसा नहीं कि आप अपने मन से बना के डाल दे रहे हैं, वैसा नहीं चलेगा। और या किसी घटनाक्रम से, है ना, तो ऐसा आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपके निबंध को एक वेटेज प्रदान करता है। उसके बाद निबंध को पैराग्राफ फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक, ये पैराग्राफ चेंज कर दिए ऐसा, या तो पॉइंट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक। तो ये सब निबंध लिखने के कुछ तरीके होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं पेपर 3 से लेकर पेपर 7 तक। तो ये जो पेपर 3 से 7 तक का है, ये पूरे जनरल नॉलेज, मतलब सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य अध्ययन जो अब ऐसे विषय जो आप प्री में पढ़ चुके हैं, जैसे इंडियन हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो न्यू है, जियोग्राफी हो गया, दोनों छत्तीसगढ़ इंडिया लेवल का, तो ये सारे इसमें शामिल होते हैं। और मैथ्स हो गया जो पेपर 4 में होंगे, ठीक है। इन सभी पेपर के जो 3 से लेकर 7 तक है, सभी के 3 पार्ट होते हैं, ठीक। प्रथम पार्ट और थर्ड पार्ट दोनों 75 मार्क्स के होते हैं, और सेकंड पार्ट 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये सारे जो सब्जेक्ट हैं, ये तो जो आप प्री में पढ़ चुके हैं, उन्हें आपको डिटेल से पढ़ना होगा। हाल ही में पेपर 7 PSC में मुख्य परीक्षा में नया ऐड किया गया है, तो आज मैं आपको पेपर 7 के बारे में डिटेल जानकारी दूंगी, ठीक है। अब देखते हैं पेपर 7 के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पेपर 7 सभी पेपर 200 मार्क्स के होंगे, यह भी 200 मार्क्स के हैं। इसके 3 पार्ट हैं, जैसा कि मैंने बताया था, सभी पेपर के 3 पार्ट होते हैं। इसके भी है भाग 1, भाग 2, भाग 3। ये होंगे 75 मार्क्स के, ये होंगे 50 मार्क्स, और ये होंगे 75 मार्क्स के, ठीक है। तो पहला
भाग है कल्याणकारी एवं विकासात्मक कार्यक्रम कानून एवं कानून। तो ये तीनों भाग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और स्कोरिंग भी है, ठीक है। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जो पेपर फर्स्ट है लैंग्वेज, ठीक है, पेपर सेकंड है ऐसे, और पेपर 7 है, सॉरी पेपर 7, फर्स्ट, सेकंड और 7, ये तीनों बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। क्योंकि इसमें टू द पॉइंट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप वैसा लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स, 2 नंबर के क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स, 4 नंबर के क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स, 8 नंबर के हैं तो 8 मार्क्स, 10 नंबर के हैं 10, 15 पे 15, तो इस पर फुल मार्क्स स्कोर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आइए इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। पेपर 7 भाग पहला कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून। इसका पहला पार्ट है, इसके भी 3 पार्ट है। पहला पार्ट है सामाजिक एवं महत्वपूर्ण विधान, ठीक है। तो इसमें हम भारतीय सामाजिक एवं महत्वपूर्ण विधान में सबसे पहला टॉपिक है भारतीय समाज के बारे में पढ़ेंगे कि समाज कैसा है, ठीक है। दूसरा टॉपिक है भारतीय समाज के बदलाव के साधन के रूप में सामाजिक विधान, ठीक। तो पहले तो समाज के बारे में पढ़ेंगे, समाज का स्वरूप कैसा है, ठीक है, समाज में क्या क्या विधान प्रचलित हैं, ये उसका सेकंड टॉपिक हो जाएगा, ठीक। अब तीसरा टॉपिक है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। अब देखते हैं जो इस भारतीय समाज में, ये तीसरा टॉपिक है अपना, ठीक है। भारतीय समाज में जो मानव निवास करता है उसके क्या अधिकार है, ठीक है, उनके क्या अधिकार है, उनके अधिकारों को किस प्रकार संरक्षित किया गया है, उसके बारे में अधिनियम लागू किया गया है, वो है 1993 में। इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। देखिए, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाह रहे हैं, सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हैं, तो आपको सभी कानून विधि जो प्रचलित है भारत सरकार द्वारा जो लागू किए गए हैं उनकी जानकारी स्वयं आपको होनी चाहिए, तभी तो आप एक सर्वेंट बन के, सिविल सर्वेंट बन के लोगों की सेवा कर सकेंगे, है ना। तो इसलिए इस अधिनियम को, इस कानून वाले चैप्टर को इसमें शामिल करने का यही मुख्य उद्देश्य है कि आपको इसकी जानकारी होना चाहिए, और इन फ्यूचर आप एक सिविल सर्वेंट बन जाते हैं तो आपको अपने अधिकारों के साथ साथ लोगों के अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करने में सहायता मिलेगी, ठीक है। तो ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये हमारा तीसरा टॉपिक था, ठीक है। अब आते हैं चौथा टॉपिक, भारतीय संविधान एवं आपराधिक विधि दंड प्रक्रिया संहिता IPC इंडियन पिनल कोड का एक्ट है 1860, ठीक है। ये IPC एक्ट 1860, ये आप अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो लॉर्ड, आप बताइएगा हिस्ट्री में किसके समय में ये IPC का एक्ट लागू किया गया था, ओके, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक। तो ये उस समय ये IPC एक्ट लाया गया था 1860 में, ठीक। ये इसमें विभिन्न सेक्शंस के तहत जैसे 375, 376, 354, ये कुछ महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं जिसमें महिलाओं के अधिकारों और जितने भी आपराधिक कार्यक्रम हैं उनके जो सजा दंड की प्रक्रिया है जो भारतीय कानून में प्रचलित है ना। भारतीय कानून जो अपना इंडियन लॉ है, ठीक है, इसी के हिसाब से हम दंड की प्रक्रिया तय करते हैं, दंड दिया जाता है, दंड प्रदान किया जाता है। तो ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, बहुत लंबा चैप्टर है, ठीक है, सेक्शंस बहुत सारे हैं, बट हमें सारे याद नहीं करने हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है महिलाओं को प्राप्त वाला, तो जो महिलाओं पे फोकस है, जो अन्य जो इम्पोर्टेंट है बस हमें उसे ही कवर करना है, ठीक। तो इसे देख के घबराना नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसी के अंतर्गत है CRPC, ठीक है, ये IPC के ही अंतर्गत है, IPC के अंतर्गत ही
पीसी है जो क्रिमिनल लॉ से संबंधित है, ठीक है। तो उसमें जो महिलाओं को अधिकार प्राप्त है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर घरेलू हिंसा से स्त्री संरक्षण अधिनियम 2005, इसमें महिला जो घरेलू हिंसा से पीड़ित होती हैं, जो ज़्यादातर केस जो हैं वो दर्ज ही नहीं किए जाते। क्यों होता है, घरेलू हिंसा क्या है, उससे संरक्षण के लिए अधिनियम क्यों बनाया गया, इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, है ना, महिलाओं को क्या सुरक्षा प्रदान किए गए हैं, क्या अधिकार दिए गए हैं, ये सब इसमें मेंशन है, ठीक है। ये आप इतने सारे एक्ट देख के घबराइएगा मत, मैं एक एक एक्ट को बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो आपको पढ़ के बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो आप बस बने रहिए। अब नेक्स्ट है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ये सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम ये ST SC से संबंधित है, उनके अधिकारों के बारे में, ठीक। वैसे ही अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति है वो हमारे समाज के पिछड़े वर्ग हैं, तो उन्हें समाज में उच्चतम स्थान देने के लिए जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वो इस अधिनियम के तहत दिए गए हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट आते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। जितने भी शासकीय अर्धशासकीय जो ऑफिस होता है, जो वहाँ आप किसी भी दस्तावेज की कॉपी मांग सकते हैं, प्रतिलिपि मांग सकते हैं, वो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांग सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा अधिनियम है जिसका अभी वर्तमान में सभी लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है, ठीक। ये है। फिर आते हैं नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, IT एक्ट सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2000। ये जो वर्तमान में जो साइबर क्राइम, ठीक है ना, साइबर क्राइम जो वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित है कि किसी कॉल आया, फ्रॉड हो गया, किसी लिंक पे क्लिक किए, वहाँ से आपके पैसे विथड्रॉ निकल गए, है ना, और जैसे कोई कुछ भी जो भी साइबर क्राइम होता है ना, तो उसे रोकने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लाया गया है, ठीक। इसमें कुछ संशोधन भी किए गए हैं, नवीनतम संशोधन किए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं जो है 67, 68, 67A, ठीक। तो ये सब अपन आगे डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर लास्ट है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। तो ये सारे एक्ट हैं जो भारत सरकार द्वारा लागू किए गए हैं, जो हमारे मानव के अधिकारों के संरक्षण के लिए ही किया गया है, ठीक। अब आते हैं, तो ये भारत सरकार द्वारा किया गया था। अब जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो प्रचलित जो कल्याणकारी एवं विकासात्मक प्रभाव है, जो कानून है, उनके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे कि आप कह सकते हैं, पहला है टोनही प्रताड़ना अधिनियम, ठीक है, टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005। ये आया गया था कि छत्तीसगढ़ तो एक आप जानते हैं यहाँ के 76% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती हैं, ठीक। तो उन क्षेत्रों में टोनही जैसी एक अवधारणा का जन्म हुआ। टोनही बोलकर किसी बुजुर्ग महिला को या किसी भी महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें जलाया जाता है, मारा जाता है, समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो उन सब पे रोक लगाने के लिए 2005 में टोनही प्रताड़ना अधिनियम छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लागू किया गया था। उसी प्रकार खाद्य अधिनियम, ठीक है, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम जब सभी को खाद्य प्रदान करने के उद्देश्य से 2012 में ये अधिनियम लागू किया गया था। छत्तीसगढ़ ऐसा पहला स्टेट था जिन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया था, ठीक, ये 2012 में, ठीक है। इसी प्रकार अन्य भी अधिनियम है जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। उन अधिनियम को हमें इस पेपर के तहत पढ़ना होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ शासन की कल्याणकारी योजनाएं, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय से वर्तमान समय तक जितने भी योजनाएं जारी की हैं, जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं, ठीक है, जो पुराने जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं और नवीनतम जो योजनाएं हैं, जो ज़्यादातर योजनाएं महिलाओं को लेकर, ठीक है, बच्चों को लेकर, बच्चों की सुरक्षा को लेकर, कुपोषण को लेकर, पोषण को लेकर, है ना,
पोषण को लेकर, ठीक है, पोषण, कृषि, महिला, बच्चे, ठीक, इन सभी ये जो मुख्य मुद्दे रहे हैं, ठीक, वो योजनाओं के मुख्य मुद्दे रहे हैं। तो इन सभी योजनाओं पे हमें शुरू से फोकस करके रखना होगा। ऐसा नहीं है कि ये पेपर 7 का भाग है, ये आप पढ़ेंगे, योजनाएं पढ़ेंगे, तो ये मैं बता रही हूँ आपके 3 पेपर इस पे कवर हो जाएंगे। देखिए, पहला तो है ऐसे में आप इसे कवर कर सकते हैं। दूसरा पेपर 5 है, ठीक है, पेपर 5 में आता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट है जहाँ योजनाओं के बारे में क्वेश्चन किया जाता है। तो ये इन योजनाओं से, इस योजना को पढ़ने से आपका फ़ायदा आपको 3 पेपर में मिलेगा। पहला ऐसे में, ठीक है, दूसरा पहला ऐसे में मिलेगा, ठीक, दूसरा पेपर 5 इकोनॉमिक्स में मिलेगा, ठीक, ये मैं आगे समझाऊंगी, आप परेशान मत होइए, ठीक। तीसरा जो पेपर 7 में, तो एक योजना के बारे में पढ़ने से आपसे 3 पेपर कवर हो रहे हैं, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, ठीक है, तो इसको छोड़ना नहीं है। और योजनाएं पढ़े कहाँ से, ये सबसे बड़ा सवाल आता है। तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर जनमन या छत्तीसगढ़ जो अभिलेख जारी किया जाता है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर किसी टेलीग्राम चैनल में, है ना, टेलीग्राम चैनल में किसी भी लिंक उसको चैनल को फॉलो कर सकते हैं जो करेंट अफेयर्स डेली अपडेटेड रहते हैं, ठीक। तो ये इनसे आपसे आप अपडेटेड रहेंगे। या फिर करेंट अफेयर्स के बुक्स अवेलेबल हैं, है ना, मंथली करेंट अफेयर्स मैगज़ीन आते हैं, जो विकास परक वो मंथली मैगज़ीन आता है। या इन सब आप फॉलो करते रहें, शुरू से करते रहें, तो आपको इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। ये आपका कब एक प्रिपेयर हो जाएगा, वो भी 3 पेपर के लिए, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये रहा अपना योजनाएं। तो ये अपना पार्ट 1 एक बहुत अच्छा पार्ट है, स्कोरिंग पार्ट है, 75 मार्क्स का पूछा जाता है, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसे तैयार करते हुए आपके अन्य पेपर की भी तैयारी हो जाएगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसे बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि इस पर फुल मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब आते नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट है भाग 2, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल घटनाएं एवं संगठन, ठीक है। जो नेशनल एवं इंटरनेशनल लेवल पर खेल होते हैं, मैं पहले खेल की बात करूँगी, ठीक। खेल होते हैं, खेल से तो सभी परिचित हैं। स्कूल कॉलेज में आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट भी करते होंगे, जीतते होंगे, किसी को फुटबॉल पसंद होगा, क्रिकेट पसंद होगा, तो बस हमें उसी फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, ठीक है, और बैडमिंटन, ओलंपिक्स गेम अगर इंटरनेशनल की बात करें, तो इन सब पे फोकस करना होगा कि इनके नियम क्या हैं, कब से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन से हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन से कप होते हैं, जैसे संतोष कप होता है ना, दिलीप ट्रॉफी होती है, ये कौन कौन से खेल से संबंधित हैं, ठीक है। फिर पुरस्कार आते हैं, पुरस्कार के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो खेल, हाँ, एक और खेल व्यक्तित्व के बारे में, खेल व्यक्तित्व मतलब खिलाड़ियों के बारे में, ठीक। जैसे सानिया नेहवाल हो गई, उनके बारे में अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा जी हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए हैं, ठीक है। तो उनके व्यक्तित्व के बारे में, इनका खेल क्या क्या इनकी उपलब्धियां रहीं, ठीक है, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये इनकी उपलब्धियां, खेल उपलब्धियां मेन, ये हमें पढ़ना होगा, ठीक। सचिन तेंदुलकर हो गए और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनके बारे में हमें जानकारी रखनी चाहिए, ठीक, रखना होगा, ठीक। ये मैं आपको बताते चलूँगी, कवर करूँगी जब अपन ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ठीक। तो ये खेल में तो ये शामिल हो जाएंगे, ठीक है, जो इंडियन लेवल पे और जो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे
जो होता है, ठीक, हमें दोनों को लेते चलना है, ठीक। ये एक टॉपिक हो गया। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है? ये एक संगठन है, समझ लीजिए, और ये अन्य देश हैं, ठीक। तो ये संगठन सिर्फ सभी देशों को सहयोग प्रदान करता है, ठीक है, उनकी फाइनेंशियल हेल्प करता है, अन्य सभी सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे विकासशील देश हो गए, विकासशील और विकसित देश, ठीक है। इन देशों के बारे में तो आप जानते ही होंगे। उन्हें कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनका डेवलप कैसे किया जाए, उसके लिए बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं, ठीक है। ये किसी भी पक्षपात किए बिना सभी राष्ट्रों को सहयोग प्रदान करती है। तो उसके लिए संगठन है, जैसे IMF हो गया, आपने सुना होगा, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, फिर एशियाई बैंक हो गया, सार्क हो गया, ब्रिक्स हो गया, ठीक है। ये ब्रिक्स आप सुनते होंगे कि मोदी जी ने ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया, ऐसा हुआ, तो बहुत चर्चे में रहता है। तो अगर आप करंट से जुड़े होंगे तो आपको पता ही होगा, ठीक। अन्य द्विपक्षीय क्षेत्रीय समूह, इसके अंतर्गत बहुत सारे समूह आते हैं, जैसे आता है नाटो, ठीक है, अगर आपने सुना होगा, और आते हैं नाटो हो गया, ओपेक हो गया, ठीक है। ये बहुत सारे संगठन हैं छोटे छोटे, बस हमको इसके बारे में जानना है। एक बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है कि इसका फुल फॉर्म ही बता दीजिए, तो 2 मार्क्स पूरे में पूरे मिल जाते हैं। तो बस एक बार अपने को रीड करने की बस ज़रूरत है, ज़्यादा इसमें एफर्ट डालने नहीं पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड को कंट्रोल करता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक। और भारत पर इसके क्या प्रभाव है, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन तो पढ़ना ही है, बट इन संगठन ने भारत पर क्या प्रभाव डाला उसको रिलेट करते हुए पढ़ना है, ठीक है। वो सब मैं आगे कवर करा दूँगी। और जैसे अभी हाल ही में WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आपने सभी ने नाम सुना होगा। कोरोना काल में इन्होंने गाइडलाइन जारी किया, इसके गाइडलाइन के तहत सभी कंट्रीज़ इसके गाइडलाइन को फॉलो करके जो भी है लॉकडाउन और मास्क, सैनिटाइज़र, इन सब का जो सबसे पहले WHO द्वारा ही जारी किया जाता है कि आपको अपने देश में किस प्रकार एक पेंडेमिक फैला है, अगर महामारी फैली है तो उसे किस प्रकार नियंत्रण करना होगा। ये मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, ये तो आपको एक बस ओवरव्यू बता रही हूँ कि हमें इस टाइप के संगठन को इसमें पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, तो ये हो गया 50 मार्क्स का पूरा इन दोनों संगठन और खेल घटनाओं से क्वेश्चन बनेगा, तो ये बहुत इजी रहेगा, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं एवं मानव विकास में उनका योगदान, ठीक है। तो अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं, अभी तो हमने संगठन देखा, ठीक है। अब हम शैक्षणिक संस्थाएं देखेंगे। शैक्षणिक संस्थाएं मतलब जहां हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, सिंपल। तो शिक्षा प्राप्त करते हैं, जैसे आप कॉमन नाम सुने होंगे, NIT, ठीक है, IIT, IIIT, ठीक है, और क्या है, IIM, ठीक। ये कुछ इंटरनेशनल जो संस्थान है, ठीक है, यहाँ जो शिक्षण संस्थान है, ठीक। वैसे ही कुछ है ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी है, ये इनका क्या काम है, ठीक, क्या करते हैं, इन सब के बारे में हमें चर्चा करना है। देखिए लिखा भी हुआ है, हाँ, चलो मैं शुरू से बताती हूँ। ये कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, ठीक है। कुशल मानव संसाधन मतलब हमारे भारत में मैन पावर कितना है, ठीक है, मैन पावर कितना है। मैन पावर कैसे आएगा, जब उनको आप शिक्षित करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे, है ना, उनको प्रशिक्षण देंगे, उन्हें आप डेवलप करेंगे, उनका स्किल डेवलप करेंगे, तो इस स्किल डेवलप से इकोनॉमिक भी डेवलप होगा, ठीक है। तो इसीलिए पहले हम मानव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, उनका नियोजन किस प्रकार करना है, उत्पादकता किस प्रकार होना है, ठीक, ये आते हैं। तो ये पहला टॉपिक हो गया, ये दूसरा हो गया। अब ये तीसरा है रोजगार के विभिन्न चलन या ट्रेंड्स, ठीक है। रोजगार के विभिन्न चलन, जैसे आप किसी सर्विस सेक्टर में, ठीक है, सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं,
उद्योग क्षेत्र में कार्यरत हैं या कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो ये रोजगार के ट्रेंड ही है ना, कि कुछ सेवा क्षेत्र में है, कुछ उद्योग में है, कुछ कृषि में है, तो उसी को बताया गया है। ठीक है, तो ये इजी टॉपिक है, आपको मैं आसानी से करा दूंगी। तो आगे नेक्स्ट है मानव संसाधन विकास में विभिन्न संस्थाएं। अब देखिए वो संस्थान जो मैंने कहा था, IIT, NIT, ये सभी संस्थाओं के बारे में आपको पढ़ना है, जिसके बारे में ये नीचे लिखा गया है, जैसे पॉलिटेक्निक, IIT की भूमिका, ठीक है, भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक, ये कुछ और हैं, ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, शिक्षा शिक्षक परिषद, ठीक है, तकनीकी शिक्षा जो टेक्निकल जो होता है ना, इंजीनियरिंग, इन सब की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये सब हमें पढ़ना होगा। ठीक, और आपने सुना होगा NAAC जो यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग प्रदान करता है, A++। तो हमें बस संस्थाओं के बारे में पढ़ना है कि शिक्षण संस्थाएं क्या काम करती हैं, इनका कार्य क्या होता है, ठीक है, इनकी भूमिका क्या है मानव के विकास में, शिक्षा के विकास में, तो वो सब हमें कवर करना है। ठीक है, तो ये तो इजी है, जो अपन ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आपको आसानी से मैं समझा दूँगी। ठीक, अब आगे देखते हैं मानव संसाधन विकास में शिक्षा एक साधन। शिक्षा एक कैसा एक साधन बनता है मानव का विकास करने में। ठीक है, एक अशिक्षित मानव का विकास और एक शिक्षित मानव का विकास कैसे होता है, ये अपन देख सकते हैं, आप खुद जानते होंगे। ठीक, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर समान प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा। तो अभी आपने सुना होगा हाल ही में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जारी किया गया है। इसमें शिक्षा के बारे में नवीन शिक्षा नीति आई है, जो शिक्षा के पूरे शिक्षण व्यवस्था में परिवर्तन लाया है। इसमें व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया गया है कि हमें अब शिक्षा जो प्रदान करना है वो रोजगार परक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम शिक्षा लेके बस घर पे बैठ गए। ठीक है, तो इस प्रकार इन सभी पहलुओं को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, कि हमें शिक्षा की गुणवत्ता के लिए क्या क्या कार्य किया है, अभी क्या काम करने चाहिए, क्या काम कर सकते हैं, ये सारे। ठीक, फिर नेक्स्ट है बालिकाओं से शिक्षा से संबंधित मुद्दे। ठीक, वंचित वर्ग से संबंधित। अब वंचित वर्ग क्या है, जो समाज में जो पिछड़े वर्ग होते हैं। ठीक है, पिछड़े वर्ग जो किसी भी दृष्टि से, चाहे वो शिक्षा की दृष्टि से हो, ठीक है, फाइनेंशियली हो, ठीक है, या किसी शोषण का शिकार रहे हों। शोषण का शिकार मतलब जैसे ST SC को हीन भावना से देखा जाता था ना पहले, तो उनका लगातार शोषण होते आया है। ठीक है, उच्च वर्ग का हमेशा वर्चस्व रहा है, निम्न वर्ग को और नीचे ढकेला जाता था, उन्हें हीन की दृष्टि से, छुआछूत की दृष्टि से देखा जाता। तो ये वर्ग जो है अपने समाज में अपने अधिकारों से वंचित रह गए थे। तो बस उनके अधिकारों के बारे में अपन पढ़ना है, क्या है वंचित वर्ग क्या है। ठीक, वैसे ही निःशक्त जन से संबंधित मुद्दे। निःशक्त जन तो आप समझते होंगे, हैंडीकैप्ड जो है, उन्हें क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों पेपर 7 पूरा कंप्लीट मेरे द्वारा आपको समझाया जाएगा। और ये बहुत ही आसान है। ये आपको सिलेबस दिखने में बड़ा ब्रॉड दिख रहा होगा, बहुत लंबा दिख रहा होगा, बट जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप एक कॉपी पेन लीजिएगा और पार्ट 1 जैसे मैं स्टार्ट करूँगी अगर, तो पार्ट 1 तो आप एक एक टॉपिक को, है ना, एक एक पॉइंट वाइज अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। ठीक है, सिलेबस को पहले आप लिखिएगा। अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, मेंस पास करते हैं, तो इंटरव्यू में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि आपको मेंस का सिलेबस पता है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आप पहले सिलेबस को समझिए, तब सिलेबस को पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आप सिलेबस को समझेंगे, जैसे भारतीय समाज है लिख लिए, सेकंड में उसके विधान के बारे में लिखना है, थर्ड में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, फोर्थ, तो ऐसा आप नंबरिंग करके पढ़ते चलेंगे तो आपको भी इजी पड़ेगा और आपको सिलेबस आसानी से समझ आएगा। अभी देखने में बहुत ब्रॉड लग रहा है, पर आप यकीन मानिए आप ऐसा करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में। ठीक है, तो
आप जल्द ही इसके बारे में पेपर 7 के बारे में पेपर 7 का एक टोटल कंप्लीट सीरीज़ पेपर 1 से लेके पेपर 7 तक कंप्लीट सीरीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बस आप कंटिन्यू अपने पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।